नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। तो इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी जो पीसीएस की परीक्षा आपकी होने वाली है, यूपी पीसीएस की, उससे पहले एक बार इसे देख कर जाइएगा। इससे बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। ये हिंदी माध्यम वाली श्रृंखला है, ऐसा ही बिल्कुल आपको वीडियो इंग्लिश वाला भी मिलेगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है और किसी भी प्रदेश के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि उसका नाम कब क्या था। पुराने समय में कुछ और था, अभी तत्काल में उसे जिस नाम से जाना जा रहा है उससे अलग। तो ये चीज़ें देखना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम दिया है, मतलब कब से कब तक कौन सा नाम रखा गया था और चिन्ह, राजधानी इत्यादि जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है उन्हें देखना है। तो देखिए, 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत के तौर पे इसे जाना जाता था। साथ में 1877 का समय दिया है, तो वहाँ से इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध के तौर पे संयुक्त रूप में देखा गया। और 1902 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ये कहा गया। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, 1937 जो है वहाँ से केवल संयुक्त प्रांत के तौर पर इसे देखा गया। और आज़ादी के बाद यानी संविधान लागू होने का जो समय है वहाँ के आसपास, चूँकि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, तो संविधान के लागू होने की तिथि तो वही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी पीछे की तारीख 24 जनवरी 1950 की है, तो वहाँ से घोषित हुआ कि ये प्रदेश जो है ये असल में उत्तर प्रदेश है। हालांकि इस बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरा समय 1836 से लेकर 1950 तक का, बीच में राज्य की संरचना में तमाम परिवर्तन हुए और बाद में भी हुए हैं। जैसे कि उत्तराखंड राज्य पहले उत्तरांचल के रूप में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बाद में इससे अलग हो गया। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ राजधानियों का भी अगर हम क्रम देखें तो राजधानियों में भी परिवर्तन हुए। लखनऊ तो बाद में बनी राजधानी, सबसे पहले इसमें देखें आगरा, 1836 से आगरा राजधानी थी और 1858 से प्रयागराज हो गई। आप जानते ही हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेज सरकारों ने या अंग्रेज सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े कदम है उठाए गए, क्राउन का शासन आया और आमूलचूल परिवर्तन किए गए। तो उसी दौर में 1858 में प्रयागराज हुई और 1921 का जो समय है वहाँ से लखनऊ आंशिक तौर पर, और 1935 से पूर्णतः लखनऊ जो है वो राज्य की राजधानी बनी और वही अभी भी है। अब उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ तो वो तो हमने यहीं पर देख लिया है, 24 जनवरी 1950 की तारीख, तो इसे आप याद रखिएगा। राज्य का पुनर्गठन हुआ और राज्य के पुनर्गठन की जो तारीख है वो 1 नवंबर 1956 की है। राज्य का विभाजन भी हुआ। विभाजन हुआ सन 2000 में, यानी बहुत पीछे की बात नहीं, अभी हाल फिलहाल ही कह सकते हैं तारीख के हिसाब से। तो सन 2000 का समय है, 9 नवंबर सन 2000 में 13 जिलों को उत्तर प्रदेश से काटकर अलग कर लिया गया, जो कि इसकी शोभा हुआ करते थे, हिमालय की गोद। तो वो हिमालयी क्षेत्र से निकाल लिया गया और उस अंचल को नाम दिया गया उत्तराखंड। बाद में उत्तराखंड पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। राजकीय भाषा हिंदी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू बनाई गई है। तो हिंदी का जो समय है आप देखें, ये आज़ादी के बाद वाला ही है, 1947 अक्टूबर से, और उर्दू को घोषित किया गया था 1989 में। बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, जिसको क्रॉन्च कहा जाता है संस्कृत में। अशोक वृक्ष जो है वो हमारा राजकीय वृक्ष है, और अशोक में भी वो गार्डन अशोक नहीं जो एकदम से छोटा छोटा बौना बौना होता है, उसको काट के एकदम से क्रिसमस ट्री की तरह लोग अपना दिखाते हैं। वो बड़ा वाला जो जाइंट शेप का ट्री होता है ना, सीता अशोक उसको कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर छोड़ दीजिए उन्हें बढ़ते हुए तो पूरा यूकेलिप्टस के वृक्षों के आकार के हो जाते हैं, लंबे से। तो उस तरह का जो वृक्ष है वो हमारा राजकीय वृक्ष है। इसके बाद आप देखें पलास, ये राजकीय पुष्प है। जैसे राष्ट्रीय पुष्प कमल है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। इसके जो जंगल होते हैं ना, इसको टेसू भी कहा जाता है, इसके अलावा बकुल भी कहा जाता है। इसके जो जंगल होते हैं उसमें जब ये घने वृक्ष जमे हुए होते हैं, हालांकि पत्तियां इनकी बहुत ज़्यादा सघन नहीं होती हैं लेकिन चिकनी होती हैं, तो पलाश की पत्तियों का दोना इत्यादि, दोना पत्तल जो बनते थे पहले के समय में, वो बनाने में इस्तेमाल होता था। और जब इनमें फूल लगते हैं बसंत के मौसम में तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल जो है वो जल रहा है, एकदम लाल हो जाता है। मतलब सुर्ख लाल नहीं होता है, नारंगी जैसा लाल होता है, वो देखने में आग के जैसा रंग होता है, तो इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। देखने में लगता है कि वो जंगल जो है वो आग से घिरा हुआ है, इतना सुंदर नज़ारा होता है। तो ये है, और हालांकि पलाश के कई रंग होते हैं लेकिन जो लाल वाला पलाश होता है उसी को टेसू कहा जाता है। इसके जो फूल हैं उससे रंग भी प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आप देखिए, राजकीय चिन्ह जो है आप जानते ही हैं, यूपी गवर्नमेंट का, मछली बनी हुई और धनुष बना हुआ, 3 धाराएं। तो एक वृत्त है और उसमें 2 मछलियां हैं,
जो कि मुस्लिम साम्राज्य का प्रतीक है। बाकी तीर धनुष जो है वो भगवान राम अयोध्या के शासक उनका चिन्ह है, और इस चिन्ह को 1938 में मान्यता प्राप्त हुई थी, तब से यही चला आ रहा है। राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। तो ये हमने देखा कुछ सारणीबद्ध जानकारियों को। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। ये तो राजनीतिक जानकारियों की यहाँ पे सूचनाएं थी। भौगोलिक लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक ठाक क्षेत्रफल है, लेकिन आबादी उससे कहीं ज़्यादा है। और वैसे अगर आंकड़े के तौर पे देखा जाए तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर तत्काल का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत में स्थान देखें, वैसे तो हमने प्रतिशत देखा है, लेकिन पोजीशन देखनी हो तो चौथा स्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से राज्य है राजस्थान, आप जानते ही हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। और इसका आकार लंबवत है, वर्टिकल शेप आप कह सकते हैं। ग्लोब पर स्थिति अगर देखी जाए, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश और देशांतर, तो उस लिहाज से 23:52 से लेकर 31:28 उत्तरी अक्षांश, और 77:30 यहाँ से लेकर 84:39 पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो हमारा पूरा देश ही उत्तरी गोलार्ध में है, और इसकी जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में पाई जाती है। मतलब अगर देशांतरीय रेखाओं से विभाजन किया जाए तो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, माफ कीजिएगा, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध बनते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो हमारा देश भारत ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और वैसे विषुवत रेखा के द्वारा जो डिवीजन होता है उसमें हम उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर प्रदेश राज्य भी उसी स्थिति में। यहाँ इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपने देखा, वही चीज़ अलग करके दर्शाई गई है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण में हम देखेंगे तो 7:36 है। मतलब फैलाव यहाँ दर्शाया गया है, कोणीय मान नहीं, बल्कि कहाँ से लेकर कहाँ तक वो कितने अंश का कोण बना रहा है, असल में ये बताया गया है। तो 7:36 ये पूरा जो इतना डिग्री का एंगल है ये बनाता है उत्तर से दक्षिण में, और पूर्व से पश्चिम में देखें तो 7:09 का जो एंगल है उसको बनाता है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये तो हमने जो अंश वाला मान था या अंशगत मान था उसको देखा। पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई, इसको देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई दी है वो किलोमीटर में है। 650 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम में लंबा है, और 240 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण में चौड़ा है। ठीक है, ये हमने देखा। मतलब जो ज़्यादा है उसको लंबाई मान लिया गया है, जो कम है उसको चौड़ाई मान लिया गया है। आमतौर पर ऐसा ही करते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, ये अवरोही क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जिसका होगा उसको सबसे शुरू में रखेंगे और कम को सबसे बाद में। तो लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा है, उसके बाद क्षेत्रफल के लिहाज से सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, और ऐसे ही जितने भी जिले हैं उनको आप रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे टॉप 4 को दिया हुआ है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले कौन से हैं, तो 3 ही पर्याप्त है, लेकिन कभी कभी 4 की संख्या में भी शुरुआती और अंतिम पूछा जाता है, इस उद्देश्य से दिया है। तो सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ जिले का है, और उसके बाद फिर गाजियाबाद है, फिर भदोही है, फिर शामली, ये इसका क्रम। और इसके साथ आप देखिए यहाँ पे प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले जो हैं क्रमशः बलिया और शामली हैं, इसे हमने देखा। आगे चलते हैं, यहाँ आप देखें प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर है। जरा बताइएगा कि कितने राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। और सोनभद्र जो है ये सबसे दक्षिणी जिला है। अब इसके साथ ये भी देखिए कि राजधानी, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं, जो NCR है, वहाँ पर जो शामिल उत्तर प्रदेश के जिले हैं उसमें गाजियाबाद है, हापुड़ है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है और बागपत भी है। NCR का पूरा मैप आप देख सकते हैं। अब सीमावर्ती राज्यों को देख लेते हैं। तो सीमा से लगा हुआ देश, मतलब यूपी की सीमा से लगा हुआ देश नेपाल है, और नेपाल की सीमा से सटे हुए जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें पीलीभीत है, इसके अतिरिक्त लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। टोटल इनकी संख्या कितनी है, 7। यहाँ आप देखिए। और सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, ये तो हमने देखा कि किस देश के साथ हमारे राज्य की सीमा लगती है, लेकिन अभी ये देखना है कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जो कि हमें छूते हैं, यानी हमारे निकट पड़ोसी। तो उत्तराखंड है जो कि इसी का बच्चा है, और इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश, ये भी छूता है, इसकी भी जो बाउंड्री है ना वो यूपी से लगती है। हरियाणा राज्य है। पंजाब एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, विभाजन जब हुआ तो पंजाब की दुर्गति हो गई, मतलब एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। जो बचा था उसमें से भी हिंदी भाषी क्षेत्र को काट दिया गया तो हरियाणा बन गया। तो इस हिसाब से पंजाब अब सिकुड़ चुका, लेकिन एक समय था कि ये बहुत बड़े साइज का था। फिलहाल यहाँ हरियाणा राज्य को हमने देखा। राजस्थान की जो बाउंड्री है वो भी यूपी को छूती है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एक करके। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है, दक्षिणी जो है सबसे। 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, पहले जब बिहार से झारखंड नहीं अलग हुआ था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नहीं अलग हुआ था, तो ये केवल 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता था, सिर्फ मध्य प्रदेश और बिहार। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले जो हैं
मतलब उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश वाले जो सीमावर्ती जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से जो घिरा हुआ जिला है वो ललितपुर है। 3 ओर से इसकी सीमा जो है वो MP से घिरी हुई है। हिमाचल प्रदेश जो है ये सबसे छोटी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, या उत्तर प्रदेश हिमाचल के साथ सबसे छोटी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ये सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा या सबसे कम, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न UP PCS मतलब जो आयोग है वो बहुत तेज पूछता है। अब दिल्ली की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद। तो यहाँ तक हमने देखा। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ जिला सहारनपुर है, और सहारनपुर के जो सीमावर्ती राज्य हैं उसमें हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल का नाम आता है। सोनभद्र की सीमा से लगने वाले राज्य आपने देख ही लिए हैं, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये हो गया। बिहार की सीमा को छूने वाले जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं उनको देखने की आवश्यकता है। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। और मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले जिले जो हैं वो टोटल 11 हैं। अब यहाँ आप देखें कौन कौन से जिले हैं, तो इनका नाम आप देख सकते हैं। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ये सब जो है ये मध्य प्रदेश की सीमा को कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला जो राज्य है वो सोनभद्र है एकमात्र, और राजस्थान की सीमा को 2 जिले छूते हैं, तो मथुरा और दूसरा आगरा। इसके बाद आगे चलते हैं, और राजस्थान के जो जिले हैं उसमें भरतपुर और धौलपुर का नाम आप देख सकते हैं। फिलहाल राजस्थान का हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ उत्तर प्रदेश पर ही सीमित रहना है। अब इसके बाद हरियाणा की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं उसमें सहारनपुर का नाम आता है, शामली है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। तो ये तो हमने फुटकर जानकारियाँ देखी। अभी कुछ 1 लाइनर और बचे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती हैं, पश्चिमी सीमाएं, और दक्षिणी सीमाएं जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है, मतलब अगर UP के अंदर की बात करें तो एक जिले को भी दूसरे जो जिले हैं वो स्पर्श करते हैं, बॉर्डर आपस में लगे हुए होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो हरदोई है। इसको 8 जिले छूते हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। और बदायूं से उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बदायूं होगा कि हरदोई होगा, इसमें आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए अब एक जनपद एक उत्पाद वाला, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे। यहाँ चित्र भी बनाए ताकि आप उसे बेहतर समझ सकें। एक तरफ जिला दिया है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट दिया है और साथ में उसका चित्र दिया है। तो इसे जूम कर लेते हैं, एक हिस्सा देखेंगे उसके बाद तब दूसरे साइड आएंगे। आगरा से शुरू करते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप। तो आगरा में लेदर प्रोडक्ट जो है उसको ODOP के अंतर्गत रखा गया है, और यहाँ आप चमड़े को देख रहे हैं। इसके बाद अमरोहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र, और उसमें विशेष रूप से ढोलक। ध्यान दीजिएगा, मृदंग अलग चीज़ होती है, मृदंग यहाँ पे नहीं बनता है, ढोलक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद आप देखिए अलीगढ़, तो अलीगढ़ का ताला मशहूर है। इसके अलावा हार्डवेयर के सामान के लिए भी इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो एक कार्यक्रम है उसके अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद औरैया को देखते हैं। तो औरैया जो है ये दूध प्रसंस्करण वाला जो काम है, मतलब देसी घी बनाने के मामले में ये फेमस है। मिल्क प्रोसेसिंग का मतलब सिर्फ घी बनाना नहीं होता है, मिल्क प्रोडक्ट मतलब डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो उसके लिए इसको ODOP में शामिल किया गया है। आजमगढ़ को देखिए, तो ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। यहाँ काली मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तनों को आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं। और अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद यानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, यहाँ कपड़े मतलब ये धागों को आप देख रहे हैं और कपड़े के बंडलों को देख रहे हैं। इसके बाद अमेठी, ये मूंज के जो उत्पाद हैं, मतलब मूंज से जो बिनी जाने वाली टोकरियाँ होती हैं, बड़ी सुंदर होती हैं, तो ये उनके लिए फेमस, काफ़ी खूबसूरत होता है। पहले बिनते हैं उसके बाद रंगते हैं, और ये काम महिलाएं करती हैं, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनके पास ऐसी बहुत बारीक कलाएं होती हैं। तो अमेठी जो है वो इसके लिए फेमस है। और अमेठी ही नहीं, ये ODOP में जिसको शामिल किया गया है, ये आवश्यक नहीं है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ वहीं पर बनता हो या वहीं पर सिर्फ पाया जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ वो रेड डाटा बुक और हॉट स्पॉट की लिस्ट नहीं है, ये और जगहों पर भी बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अमेठी में जो मूंज प्रोडक्ट, ये टोकरियाँ आपको दिख रही है ना, यहाँ पे लाल लाल नीली नीली, काफ़ी अच्छी अच्छी है। तो इस तरह के गाजीपुर और बलिया जिले में भी काम होते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जैगरी को आप देखिए, यानी गुड़। अब गुड़ जो है वो लगभग हर गाँव में बनता है, लेकिन अयोध्या का जो गुड़ है उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में डाला गया है। जरदोजी वाला जो काम है उसमें बदायूं को डाला गया है। होम फर्निशिंग का जो है उसके लिए यहाँ बागपत को शामिल किया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। तो ये एक तालिका का हिस्सा हमने कंप्लीट किया। अब इधर वाले को देख लेते हैं। देखिए जौनपुर, तो जौनपुर जो है ये वुलन कारपेट, जो दरी होती है उसके लिए फेमस। और झांसी जो है ये सॉफ्ट टायर्स के लिए, मतलब फेमस का तात्पर्य यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के मामले में है। तो झांसी जो है ये सॉफ्ट टॉयज़ के लिए फेमस है, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल है।
कौशाम्बी जिला जो है ये खाद्य प्रसंस्करण विशेष रूप से बनाना के रिस्पेक्ट में उसके लिए जाना जाता है। कन्नौज का इत्र, ये काफ़ी समय से इत्र के बड़े बड़े कारोबारी यहाँ पे, बड़ा अच्छा व्यवसाय। इसके बाद आगे चलते हैं, कुशीनगर को आप देखें, केला फाइबर उत्पादन, मतलब केले के जो पत्ते होते हैं और केले का जो रेशा होता है उससे सूत बनाना और उस सूत से वस्त्र तैयार करना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि मौसम चाहे जैसा हो उसी के हिसाब से ये अनुकूलित हो जाता है। मतलब इसके अंदर वातानुकूलन की प्रॉपर्टी, अगर आप ठंडी के मौसम में पहन लेंगे तो ये गर्म करेगा और गर्मी में पहनेंगे तो आपके शरीर को ठंडा रखेगा, ये इसकी क्वालिटी होती है। और इस पर चढ़ने वाले जो रंग होते हैं वो भी बड़े पक्के होते हैं, मतलब ये नहीं कि रंगा गया इसे और फिर आपने कपड़ा धो दिया तो रंग उतर जाएगा, ऐसा नहीं। कानपुर देहात को ओडीओपी में शामिल किया गया है एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए, ठीक है, ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, और भी हैं इसमें। कानपुर नगर जो है वो लेदर प्रोडक्शन के लिए, तो हम जानते ही हैं। और कास नगर जो है, माफ़ कीजिएगा, कासगंज जो है उत्तर प्रदेश का, वो जरी जरदोजी। यहाँ आप देख रहे हैं ना, जरी जरदोजी के लिए दो, एक तो बदायूं और दूसरा कासगंज। इसके बाद लखीमपुर खीरी, ये जनजातीय शिल्प के लिए, जो ट्राइबल क्राफ्ट होता है उसमें तमाम चीज़ें होती हैं। यहाँ आप कुछ उत्पादों को देख रहे हैं, जैसे कि चप्पल है, टोकरियाँ हैं, पर्स है, टोपियाँ हैं, ये सब। ललितपुर जो है वो जरी की जो साड़ियाँ होती हैं उनके लिए फेमस है। हालांकि जरी के लिए बनारस को भी शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है उसे हम देख रहे हैं। अब यहाँ आप बहराइच को देखिए, तो गेहूं के डंठल से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, मतलब जो व्हीट स्टाल्क होता है उससे बनने वाले जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उसके लिए इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। बरेली का भी जरी जरदोजी है, अलग अलग क्षेत्रों का है। बलिया का बिंदी, ठीक है, टिकुली उत्पादन जो है उसके लिए फेमस है। हालांकि टिकुली और बिंदी में थोड़ा सा अंतर होता है। पहले की जो बिंदियाँ होती थी ना, वो ऐसे गोंद लगाकर नहीं आती थी कि उसमें पहले से फेविकोल या गोंद लगा हुआ है, बस उसको माथे पर सटाना है, वो गोंद अलग से आता था। और टिकुली जो है वो बड़ी सॉलिड होती थी, मतलब स्टोन वगैरह होते थे, और उसमें पीछे गोंद लगा के महिलाएं जो है अपने माथे पर चिपकाती थी, फिर उठा कर रख देती थी, फिर अगले दिन उसको फिर से गोंद लगा के चिपका लेती थी, ऐसे होता था। तो वो रीयूजेबल होती थी। अभी तो बिंदी जो है वो एक बार वेलवेट ऊपर से रहता है, पानी पड़ा तो खराब, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए बस्ती, तो बस्ती जो है ये जिला, ये काष्ठ कला के लिए यहाँ पर ओडीओपी में शामिल किया गया है। यहाँ कुर्सी मेज आप देख पा रहे हैं, अच्छे खासे डिज़ाइनदार हैं। और बलरामपुर जो है ये फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण वाला जो काम है उसमें दालों के लिए प्रसिद्ध है। भदोही जिले का कालीन, भदोही जिले में आप इंटर करिए तो कालीन नगरी भदोही आपका स्वागत करती है, ये कालीन नगरी है। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ये भी भदोही में स्थित है। तो ये कारपेट यानी जो गलीचा होता है उसके लिए फेमस है। बांदा, ये शजर पत्थर शिल्प जो होता है उसके लिए जाना जाता है। शजर पत्थर शिल्प, पत्थर पर ही शिल्प उकेरा जाता है, उसके लिए ये जाना जाता है। बिजनौर को आप देखिए, यहाँ काष्ठ कला से संबंधित भी काफ़ी सारे हैं। तो बिजनौर जो है ये वुड क्राफ्ट के लिए फेमस है। और वुड क्राफ्ट आप देख पा रहे हैं, लकड़ी पर किस तरह की पच्चीकारी की जा रही है, बहुत बारीकी से। नेक्स्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट की बात अगर करें तो बाराबंकी भी उसमें आता है। और बुलंदशहर जो है ये सेरेमिक उत्पादन के लिए फेमस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। चंदौली जरी जरदोजी के लिए, तो पीछे हमने काफ़ी ज़्यादा जरी वाले ओडीओपी को देख लिया था, उसी में ये भी शामिल। अब ऊपर चलते हैं वापस, ऊपर का मतलब यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो लखनऊ जो है वो, लखनऊ का चिकन आप जानते ही हैं, ठीक। चिकन मतलब यहाँ पे मुर्गी नहीं बल्कि एक कपड़ा होता है जिस पर कि विशेष प्रकार की कढ़ाई की जाती है। और जरी जरदोजी के लिए भी इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। महाराजगंज का फर्नीचर, मेरठ की जो खेल की सामग्री है, बड़ी बड़ी यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें कि स्पोर्ट्स का सामान बनता है और उत्तम कोटि का बनता है। इसके बाद महोबा को आप देखें, गौरा पत्थर या गौरा स्टोन क्राफ्ट जो है उसके लिए फेमस है। यहाँ एक क्राफ्ट का नमूना आप देख रहे हैं, गाय और दूध पीता हुआ बछड़ा। इसके बाद मिर्जापुर का भी कारपेट फेमस है। अब यहाँ पे अंतर है भदोही के कारपेट में और मिर्जापुर के कारपेट में, लेकिन ये इसको भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, मैनपुरी, ये तारकशी कला के लिए, देखिए तार को कसकर कढ़ाई करके काम बनाया गया है, सुंदर। तो ये मैनपुरी जो है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसीलिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मुरादाबाद, धातु शिल्प के लिए, यहाँ आप एक बारहसिंगे को उकेरा हुआ देख सकते हैं जो कि धात्विक है, धातु से बना हुआ है। सैनिटरी फिटिंग वाला जो काम है उसके लिए मथुरा फेमस है, मतलब फेमस का तात्पर्य यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित होने से है। और जैगरी के लिए, मतलब गुड़ के लिए, ये मुजफ्फरनगर जो है ये भी जाना जाता है। मऊ का वस्त्र उत्पाद है। और ये पावर लूम टेक्सटाइल या हैंडलूम टेक्सटाइल होती है, मतलब वहाँ पे लूम चलती है, पहले हाथ से चलती थी, अभी मशीन वाली लूम होती है। तो ज़्यादातर जो मुस्लिम समुदाय हैं वो इस काम में जुड़े हुए हैं और वो ये वस्त्र तैयार करते हैं जो कि देखने योग्य होते हैं, काफ़ी कीमती होते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग भले ही उतनी कद्र न करें, लेकिन पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। इसके बाद पीलीभीत की जो फ्लूट है यानी बांसुरी, वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये हमने देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अभी और भी है, ढेर सारा है, तो देखते चलते हैं क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्रकूट जो है वो लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना जाता है, जबकि देवरिया जो है वहाँ सजावट के सामान, मतलब तरह तरह के जो सजावटी सामान है वो वहाँ मिलते हैं। प्रयागराज जो है ये मूंज की प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं।
प्रतापगढ़ ये आंवले की जो फूड प्रोसेसिंग है, आंवले के तमाम प्रोडक्ट वो यहाँ से। नेक्स्ट रायबरेली को आप देखिए काष्ठ कला, और इधर इटावा को देखिए वस्त्र उद्योग। ठीक, ये हमने देखा काष्ठ कला में लकड़ी से संबंधित तमाम जो चीज़ें हैं, ज़रूरत के सामान या डेकोरेटिव पीस वो सब। और संत कबीर नगर यानी मगहर जो है वो ब्रास वेयर यानी जो तांबे के ब्रास के जो बर्तन हैं उनके लिए फेमस। और यहाँ आप देखें वस्त्र छपाई यानी टेक्सटाइल प्रिंटिंग, तो इसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। किस तरह की होती है आप देख रहे हैं, छापा मतलब ठप्पा होता है, उसको रंग में ऐसे डुबो के ठप्पा लगाया जाता है और ये काफ़ी पक्का होता है। इसके बाद आप फतेहपुर को देखिए, तो बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क के लिए जाना जाता है। और कांच के उत्पाद जो है ये फिरोज़ाबाद के हैं। ठीक, यहाँ हमने देखा कांच के जो प्रोडक्ट हैं वो मतलब ग्लासवेयर, वो फिरोज़ाबाद, उसके लिए फिरोज़ाबाद की चूड़ियों का आपने सुना होगा। अब इधर भी देख लेते हैं, शाहजहाँपुर जो है ये जरी जरदोजी के लिए, शामली जो है ये लौह कला के लिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ गौतम बुद्ध नगर का नाम है, रेडीमेड गारमेंट के लिए इसको जाना जाता है। सहारनपुर जो है वो लकड़ी की नक्काशी इत्यादि के लिए, हालांकि कुछ लोहे का काम और वेल्डिंग वर्क भी यहाँ पर होता है, लेकिन मूल रूप से लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। गाजीपुर की जूट वॉल हैंगिंग, ठीक है, ये जूट वॉल हैंगिंग काफ़ी फेमस। गाजियाबाद का अभियांत्रिकी का सामान मतलब इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो, और गोंडा जिले का जो है वो दाल प्रसंस्करण, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। इधर आप देखिए सहारनपुर के नीचे श्रावस्ती को, ये साइड वाला है, तो जनजातीय शिल्प के लिए इसको भी जाना जाता है। हस्तशिल्प में हारबोन जो है इसके लिए संभल, ये प्रसिद्ध है, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल है। और सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, ये देखिए काला नमक चावल की शक्ल, ये काले रंग का नहीं होता है लेकिन इसका स्वाद और सुगंध बेजोड़ होता है, नाम रखा गया है काला नमक। और खाद्य प्रसंस्करण का हमने इधर देख ही लिया है, दाल वाला। अब आगे चलते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट है उनको देख लेते हैं। तो गोरखपुर का टेराकोटा, यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए गोरखपुर का टेराकोटा, ये इससे बने हुए कलात्मक सामान जो है दिखाई दे रहे हैं। सीतापुर की दरी इस तरह की रंग बिरंगी होती है। हापुड़ का होम फर्निशिंग में जितने भी सामान आते हैं वो सभी। सोनभद्र का भी कालीन, अब देखिए कि कालीन का जो यहाँ बनावट और डिज़ाइन है वो अलग अलग ढंग का है। सुल्तानपुर का मूज उत्पादन, और हरदोई का हैंडलूम। हाथरस की हींग काफ़ी वहाँ की फेमस होती है। और जरी जरदोजी, ये आपकी उन्नाव की, ठीक, जरी जरदोजी को हमने काफ़ी ज़्यादा पीछे देखा है, तो ये उन्नाव में भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत शामिल की गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ आप देखिए हमीरपुर जूते के लिए, और जालौन जो है वो हस्त निर्मित कागज़ कला के लिए। वाराणसी बनारसी रेशमी साड़ियों के लिए, और उन्नाव जरी जरदोजी के लिए। तो ये आप एक क्रम से देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ शोध संस्थानों को देख लेते हैं। तो शोध संस्थान में एक तरफ संस्थान दिया है, एक तरफ उनकी लोकेशन यानी स्थान दे रखा है। आइए शुरू करते हैं। तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान यहाँ से शुरू हो रहा है, इसे आप देखिए लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ आप देखिए साइड वाला, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, CIMAP इसको कहा जाता है, मतलब MAP कहा जाता है, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, CIMAP, इसे CMAP भी कहते हैं, और पूरा नाम इसका आप देख रहे हैं। तो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसकी भी लोकेशन लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान को देखिए, ये भी लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संस्थान, ये भी लखनऊ में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये लखनऊ में है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, एक जगह पे मतलब एक जिले में पाए जाने वाले जितने भी संस्थान हैं उनको एक साथ लिखकर याद करिए, सुविधा होगी। और इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये लखनऊ में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हापुड़ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये लखनऊ में है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला जो है ये आपकी लखनऊ में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, वेटनरी वाला जो है ये इज्जत नगर में है, माने बरेली की बात हो रही है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG, ये मथुरा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी में। नोएडा में क्या है आइए देखते हैं। तो नोएडा वाला जो है वो कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र, अर्बुद मतलब ट्यूमर होता है, तो अर्बुद शास्त्र संस्थान यानी ICPO, ये नोएडा में है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है, पूछा गया था। और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं, अभी संस्थानों की लिस्ट लंबी है। तो यहाँ आप देखिए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है, ये आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय दलहन, कानपुर जानते ही हैं आप। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये प्रयागराज में है। किस चीज़ का अनुसंधान होता है बताइएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसका कि पहले नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, तो बाद में इसका दायरा विस्तृत करके इसमें और भी रिसर्चों को शामिल किया गया। तो ये फिलहाल लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो सहारनपुर में है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, ये चौरी रोड भदोही में है। ठीक, भदोही में चौरी नाम की एक जगह है, वहाँ पे रोड पे ही ये स्थित है।
और इसके बाद राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये नोएडा में है। और बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी नोएडा में है। तो ये सारणी जो थी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो शोध संस्थान इत्यादि थे, उनका हमने अता पता देखा कि वो पाए कहाँ जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पार्क और सिटी को देख लेते हैं, मतलब पार्क या सिटी ये दी हुई हैं और उनकी जो लोकेशन है जिलेवार वो दे रखी है। तो डिफेंस पार्क कहाँ कहाँ पे है? तो कानपुर, झांसी और लखनऊ, ये आप देखिए, ठीक 3 नाम याद रखिएगा। एरोस्पेस पार्क जो है लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा, ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है। ट्रोनिका सिटी जो है ये गाजियाबाद में, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं के आधार पर ये टेबल बनाई गई। निकिटा सिटी जो है ये कहाँ पे है? तो ये कानपुर और उन्नाव के बीच में स्थित है। प्लास्टिक सिटी ये डिबियापुर औरैया जो है, डिबियापुर यहाँ लिखा है, असल में ये डिबियापुर कहा जाता है, औरैया में यहाँ पे स्थित है। और लेदर पार्क जो है ये आगरा में है। अब इधर वाले को देख लेते हैं। तो साइबर सिटी कानपुर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये आपका जो है ये इटावा में। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये आपका नोएडा में है और लायन सफारी पार्क जो है वो इटावा में। ठीक है, साइबर सिटी आपकी कानपुर में है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला जो पार्क है वो नोएडा में है और लायन सफारी पार्क जो है वो इटावा में है। नाइट सफारी कहाँ पे है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ आप देख सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क ये कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो नोएडा में है। और थीम पार्क जो पर्यटन से संबंधित है ये आपका आगरा में है। और मेडी सिटी है चकगंजरिया यानी लखनऊ में। जगहों के नाम दिए हैं ताकि आप इनसे बेहतर पहचान सकें। और भी हैं, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये है ग्रेटर नोएडा में। इसके अलावा आगरा में भी है। वेब सिटी आपकी कहाँ पे है? तो गाजियाबाद है। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क ये कानपुर में है, जबकि संडीला जो हरदोई का है वहाँ पे साइंस पार्क है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथर में है। और बंथर कहाँ पे है? तो ये उन्नाव का क्षेत्र है। इसके साथ और भी देखिए, एपेरल यानी टेक्सटाइल पार्क जो है ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। मेगा फूड पार्क ये बहेड़ी में है, बरेली क्षेत्र है। और वेब सिटी आपने देख लिया गाजियाबाद। टॉय सिटी जो है वो ग्रेटर नोएडा है। एग्रो पार्क आपका बाराबंकी और वाराणसी दोनों जगह। बुद्धा थीम पार्क ये सारनाथ में है, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जहाँ पर हुआ था। और सोलर सिटी कार्यक्रम ये आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में। परफ्यूम जो है वो कन्नौज का है। अब इसके बाद कृषि से संबंधित कुछ, उत्तर प्रदेश की जो कृषि है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? 9 है। किसान रथ योजना जो थी वो 2010-11 की थी, जबकि किसान बही योजना जो है वो 1992 की है। ऊर्जा शहर योजना ये 2008 की है। चकबंदी प्लान जो था ये 1954 का था। तब से कितनी बार चकबंदियाँ हो चुकी हैं। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 2018-19 का सत्र था। भारत में 394 ग्राम प्रतिदिन और उत्तर प्रदेश में 271 ग्राम प्रतिदिन। सबसे पुरानी नहर जो है वो पूर्वी यमुना नहर है। और राज्य दुग्ध परिषद ये 1976 में स्थापित हुआ था। सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा है। ठीक है, शारदा कैनाल जो है वो सबसे बड़ी है। गोकुल पुरस्कार योजना ये दूध से जुड़ी हुई है। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 में हुई थी। और कृषि निर्यात जोन में अगर देखा जाए तो आगरा आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए और सहारनपुर भी आम के लिए रखा गया है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 की है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। तो सबसे बड़ा उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में यही उद्योग देता है और ये अलग अलग जिलों में भिन्न भिन्न रूपों में सक्रिय है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है, उनकी संख्या 13 है और 31 अक्टूबर 2020 तक का ये डाटा है। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में खुली थी। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। स्टील रोलिंग मिल जो है ये भारत की मुजफ्फरनगर में है। रेल पहिया कारखाना ये निर्माणाधीन है रायबरेली में। रेल का पहिया बनाने वाला जो कारखाना है ये बन रहा है रायबरेली में। टाटा मोटर्स का जो प्लांट है, ट्रक बनाने वाला प्लांट, और टाटा के ट्रक सबसे उत्तम माने जाते हैं, तो ये लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का जो क्षेत्र है वो भी लखनऊ है। अब यहाँ और देखिए, इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड ये बाराबंकी में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म जो है वो नैनी में है। ठीक, वैद्यनाथ पहले तो एक कंपनी हुआ करती थी, अभी उसी कंपनी के 2 पार्टनर हैं, मतलब एक परिवार के सदस्य। तो एक नोएडा वाला वैद्यनाथ आपको दिखाई देता है जब आप औषधियाँ खरीदते हैं, और एक झांसी वाला दिखाई देता है। तो झांसी वाली जो उसकी विंग है उसका प्रोडक्शन प्रयागराज में, मैंने नैनी में होता है, लेकिन उसको झांसी के प्रोडक्ट के नाम पे बेचा जाता है और उसमें से अच्छे उत्पाद जो है वो झांसी वाले ही होते हैं। तो ये अच्छी बात है, मतलब उसका निर्माण यहीं पर होता है, नैनी प्रयागराज में। इसके बाद हिंदुस्तान केबल लिमिटेड जो है ये नैनी में ही है। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्ड लिमिटेड ये भी नैनी में है, क्योंकि नैनी एक खुला एरिया हुआ करता था। तो यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, अभी भी हो रहा है और पहले भी हुआ। इसके बाद देखें आगे, तो आयुध उपस्तर कारखाना ये आप देख रहे हैं, ये हजरतपुर कानपुर में है। अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। ठीक, यूरिया
दुनिया उर्वरक कारखाना इफ़को जिसको कहा जाता है, ये आंवला में है। और ये आंवला कहाँ पे है? तो बरेली में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर माने अमेठी में। तो ये हमने एक करके देखा। अब यहाँ पे औद्योगिक संस्थान दिए हैं, उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का जिसको कहा जाता है, ये कानपुर में है, 1952 में स्टैब्लिश हुआ था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है वो कानपुर में है, 1954। प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम यानी पिकअप जिसे कहा जाता है शॉर्टकट में, ये लखनऊ में है, 1972 का है। और आप देखिए राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये 1961 में कानपुर में स्टैब्लिश हुआ था। लोकेशन और उसका जो समय है स्टैब्लिशमेंट का ईयर है वो दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये कानपुर का है, 1958। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये लखनऊ का है, 1966 का है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड जो है ये आगरा जिले का है, 1974। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड जो है ये लखनऊ का है, 1974। समय आप देख लीजिए और स्थान देख लीजिए। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अगर देखा जाए तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, तो नोएडा इसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध नगर। और इसके बाद गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसको कि गीडा कहा जाता है, ये गोरखपुर में है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये सीडा कहा जाता है, तो ये जौनपुर में है। इसके अलावा बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसको कि ग्रेटर नोएडा कहा जाता है, गौतम बुद्ध नगर। और लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा, जबकि बीडा जो है ये भदोही का है, ये भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तौर पे जाना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये अलग अलग जिलों के अपने अपने औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जो कि उस जिले में औद्योगिक विकास के लिए यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब पर्यटन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिएगा। तो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में। पर्यटन निदेशालय स्थापित हुआ था 1972 में। और पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। तीनों को आप याद रखिएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था, मतलब पहली जो टूरिज्म की पॉलिसी है वो आई थी तो वो 1998 की बात है, यहाँ आपने देखा। और नई पर्यटन नीति आई है 2018 में। हेरिटेज आर्क की अगर बात की जाए तो 3 है टोटल। 3 का मतलब आगरा, लखनऊ, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क भारत में आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक फैला हुआ एक ट्रायंगुलर नेटवर्क है जो कि लगभग 700 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। एक त्रिभुजाकार दायरा है जो कि 700 किलोमीटर का बड़ा एरिया कवर करता है। 1994 में पेइंग गेस्ट जो पर्यावरण से संबंधित योजना है वो आई थी। बौद्ध स्थलों के विकास के लिए मैत्रेय परियोजना लाई गई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जो स्मारक है उसमें ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और कुंभ मेला। अब यहाँ पे देखिए मान्यवर कांशीराम, ये माँ जो लिखा है ना ये मान्यवर को दर्शाता है। तो मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान ये चिन्हट में है। चिन्हट माने लखनऊ में है। अब नई टेबल आ गई। नई टेबल में क्या है? प्रमुख सांस्कृतिक जो एकेडमी दी हुई है उनको देखेंगे। उसके अलावा जो संगीत संस्थान है उनको भी देखेंगे। साथ में उनका स्थापना वर्ष ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो राज्य ललित कला एकेडमी ये लखनऊ की है, 1962 इसका स्थापना का समय है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ये लखनऊ की है, 1969। और इसका पहले नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती, 1963। इसके बाद देखिए भारतेंदु नाट्य एकेडमी 1975 की है, लखनऊ में इसकी लोकेशन है। कथक संस्थान ये भी लखनऊ में है। और जनजातीय लोक कला संस्कृति संस्थान ये भी लखनऊ में है। कला शिल्प महाविद्यालय ये 1911 में स्टैब्लिश हुआ था, पुराना वाला, और ये लखनऊ में। भारतीय कला भवन आपका वाराणसी में है, 1920 में स्थापित हुआ था, ये आपने देखा। अब यहाँ पर मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये लखनऊ में है, इसे आप देख रहे हैं, 1957। और उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये प्रयागराज में है, 1947। सबसे ज़्यादा मेले जो हैं वो मथुरा में लगते हैं, 86। और कुषाण और गुप्त युगीन संस्कृति का जो एकमात्र संग्रहालय हमारे पास है, मतलब यूपी के पास है, वो मथुरा में। बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। और साथ में सुलह कुल का जो उत्सव है वो आगरा में होता है। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र का है। यहाँ कुछ फुटकर जानकारियाँ भी साथ में जोड़ दी गई। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम ये 1975 का है, इसे आपने देखा। और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ये 1972 की है। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद यहाँ आप देख रहे हैं ये 1989 की है। थोड़ा सा इस टेबल में कुछ चीज़ें बची रह गई थी, तो देखिए कि चलचित्र निगम की स्थापना हुई थी 1975 में। तबला और सितार के आविष्कारक थे अमीर खुसरो। इसके अलावा बहुत सारे वाद्य यंत्रों की खोज इन्होंने की थी। अयोध्या शोध संस्थान, सीधी बात है, नाम से स्पष्ट है कि कहाँ पर होगा। और 1986 का जो समय है उस समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ये लखनऊ में है। और भातखंडे संगीत संस्थान जो है ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब यहाँ देखिए नीचे जो टेबल बनी है वो शिक्षा से संबंधित विभागों के बारे में है, उनकी स्थापना और वर्ष इत्यादि दिया हुआ है। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद और प्रशिक्षण परिषद इसको कहा जाता है, ये 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 का है। बेसिक शिक्षा परिषद जो उत्तर प्रदेश की है ये 1972 की है। संस्कृत संस्थान 1976 का है। अनुसंधान परिषद यूपी की 1989 की है। और हिंदी संस्थान जो उत्तर प्रदेश का है वो 1976 का है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड
ये विकलांगों के लिए है, तो ये कानपुर में इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया 1989 में। और जेके कैंसर संस्थान जो है, हृदय रोग संस्थान और जेके कैंसर इंस्टीट्यूट जो है ये कानपुर में है। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था बनारस अखबार, और इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? 1845 में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, ये सैफई में है, मतलब इटावा में है, 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र जो है ये सदल अखबार है, सरदल अखबार इसको कहा जाता है। 1846 में ये जारी हुआ था, मतलब पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण मेलों को देख लेते हैं। तो यहाँ एक तरफ मेला और दूसरी तरफ उसका स्थान दिया है। स्थान ही पूछा जाता है, या उल्टा पूछ लेंगे, स्थान देकर पूछ लिया जाता है कि क्या इसमें मेला, मतलब कौन सा मेला लगता है। तो हरिदास जयंती मेला ये निधिवन में लगता है, वृंदावन क्षेत्र है। निधिवन के बारे में तमाम तरह की जो काल्पनिक बातें वो फैलाई जाती हैं। कुल मिलाकर ये कृष्ण भूमि है, ब्रज भूमि है, तो हरिदास मेला यहाँ पे लगता है। इसके अलावा मुड़िया पूनो मेला जो है ये गोवर्धन, मतलब मथुरा क्षेत्र ही है, गोवर्धन पर्वत वाला एरिया, वहाँ लगता है। देवा शरीफ का मेला ये बाराबंकी में लगता है। श्रृंगीरामपुर मेला, ये मकनपुर मेला, दोनों जो है ये फर्रुखाबाद के हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। सैयद सालार का मेला बहराइच का है। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर का है। फाल्गुन मेला जो है ये रामपुर का है। उत्तरायणी मेला ये बरेली में लगता है। तिगड़ी मेला जो है ये अमरोहा में लगता है। और खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है। कार्तिक मेले अलग अलग नामों से कार्तिक पूर्णिमा के आसपास विभिन्न क्षेत्रों में लगते हैं, नाम भले ही अलग अलग। अब इसके बाद आप देखिए चैत्र रामनवमी और कार्तिक परिक्रमा मेला या अयोध्या धाम का है। परिक्रमा मेला ये फाल्गुन में शुरू होता है, नैमिषारण्य जो सीतापुर वाला क्षेत्र है वहाँ से। गोला गोकर्णनाथ मेला ये खीरी का है। और बल सुंदरी मेला ये जो है ना ये सहारनपुर का है। कालिंजर मेला बांदा का है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ गोविंद साहब मेला दिया है जो कि अंबेडकर नगर में लगता है। खिचड़ी का मेला गोरखपुर में लगता है मकर संक्रांति। और रामायण मेला जो है ना ये अयोध्या धाम चित्रकूट श्रृंगेश्वरपुर वाला जो क्षेत्र है, श्रृंगवेरपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर लगता है। सोरो मेला ये कासगंज में लगता है। झूला मेला ये सावन में, वैसे भी सावन में झूले लगते हैं, तो झूला मेला जो सावन में लगता है ये आपका जो क्षेत्र है, मतलब मथुरा और अयोध्या धाम वाला, और इनफैक्ट पूरी यूपी की जो बेल्ट है वहाँ पर लगता है। इसके बाद आप देखें ध्रुपद मेला, ये वृंदावन और वाराणसी दोनों में लगता है। विंध्यवासिनी देवी का जो विंध्याचल मेला है ये मिर्जापुर में लगता है प्रत्येक नवरात्रि को, मतलब साल में 2 बार नवरात्र पड़ते हैं। एक तो आश्विन का नवरात्र यानी शारदीय नवरात्र होता है, एक वासंतिक होता है जो कि चैत के महीने में लगता है। बेहिसाब भीड़ होती है, मतलब जो शंकर जी को जल चढ़ाने वाला कांवरिया प्रोग्राम है ना, उससे कहीं ज़्यादा धक्का मुक्की यहाँ पर हो जाती थी। तो सरकार ने क्या किया कि यहाँ कॉरिडोर बनवाने का फैसला किया। जैसे विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनवा के उसका सुंदरीकरण कर दिया गया है, वैसे विंध्याचल देवी का जो मंदिर है उसमें भी आसपास की जो गलियाँ दुकानें हैं उनको हटवा के, जो अतिक्रमण था हटवा के वहाँ मंदिर को साफ सुथरा और चौड़ा किया जा रहा है ताकि भक्तों को आने जाने में सुविधा हो। तो वो गली वाला सिस्टम वहाँ भी था। कुल मिलाकर अब मंदिर का सुंदरीकरण हो रहा है, तो ये मेला वहाँ लगता है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। देव छठ मेला जो है ये दाऊजी में लगता है। दाऊजी माने कानपुर वाला क्षेत्र, माफ कीजिएगा मथुरा वाला क्षेत्र। दाऊजी का मतलब है बलराम जी, मतलब कृष्ण भगवान के बड़े भाई। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? तो अभी आपने देखा मथुरा में लगते हैं। और साथ में यहाँ देखिए सबसे कम मेला कहाँ लगता है? तो पीलीभीत में लगता है। महाकुंभ मेला ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है जत्थे के हिसाब से, कितने लोग यहाँ पर आते हैं। प्रयागराज प्रत्येक 12वें वर्ष में लगता है। और ककोरा मेला जो है ये बदायूं में लगता है। रामनगरिया मेला ये गंगा तट पे फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा का है। ददरी का जो पशु मेला है, ददरी घाट बलिया का है, तो वहाँ पे पशु मेला लगता है बलिया में। और इसके बाद नेक्स्ट नीचे देखते हैं, कजरी मेला जो है ये चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला भी कहा जाता है, मतलब दोनों जो मेले हैं यहाँ पे। ठीक, कजरी मेला जो है बरसात के मौसम में लगता है, महोबा क्षेत्र है। और काम्पिल्य मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो था ये पांचाल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो काम्पिल्य और अहिछत्र इसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, तो फर्रुखाबाद वाला वर्तमान एरिया इसमें कवर होता है। इसके बाद आप देखिए इसमें देवी पाटन मेला जो है ये बलरामपुर का है। और सरधना मेला जो है ये सरधना में ही लगता है, ये मेरठ वाला क्षेत्र है। नौचंदी मेला ये चैत महीना जो है पूरे महीने मेला रहता है और ये मेरठ में लगता है। इसके बाद देखिए देवछठ, श्रावणी और जन्माष्टमी मेला ये मथुरा का है। सिकरी मेला आपका मोदी नगर माने गाजियाबाद का है। बसंत गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर का है, हापुड़ क्षेत्र। और गणगौर मेला नवरात्रि और गणगौर मेला, इसके अलावा कैलाश मेला ये सब आगरा का है। नकटैया का मेला दशहरे में लगता है, ये चेतगंज वाराणसी में। ठीक है, नकटैया का मेला होता है। इसके अलावा भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी की शोभा यात्रा निकलती है, तो बहुत भव्य तरीके से रामनगर की जो रामलीला होती है ना उसी के अंतर्गत ये जुड़ा हुआ है, उसी से। और नाटी इमली का भरत मिलाप भी बहुत ज़्यादा फेमस। तो ये सारे मेले जो है ये वाराणसी में लगते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। इसके बाद रथ यात्रा मेला को आप देख रहे हैं, ये वाराणसी का है। और अपने प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, और बाकी प्रदेशों की बात नहीं हो रही है। शाकंबरी देवी मेला ये सहारनपुर का है। शाकंबरी देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। और कंस मेला जो है ये आपका मथुरा और फतेहपुर सीकरी दोनों में लगता है। कंस बध का जो मेला है वो हमीरपुर में लगता है।
तो ये कुछ मेलों को या उत्सवों को हमने देखा, और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ कहाँ आयोजित किए जाते हैं उनको हमने देखा। और वैसे देखा जाए तो भारत पूरा उत्सवों और मेलों की ज़मीन ही है। ये धरती जो है, यहाँ पे रोज़ ही कोई ना कोई उत्सव रहता है अगर कोई मनाए तो। इसके बाद आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और स्थानों को देख लेते हैं। तो बिठूर गंगा महोत्सव ये कानपुर का है। कबीर उत्सव मगहर महोत्सव इसको कहा जाता है, ये संत कबीर नगर में लगता है, मतलब मगहर इसको कहा जाता था, नया नाम उसका, क्योंकि कबीर दास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। और जब उनकी मृत्यु का समय आया, मतलब जीवन की अंतिम बेला आई, तो उस समय लोग अंधविश्वास फैलाते थे कि भाई मगहर क्षेत्र जो है, मतलब ये कबीर नगर वाला इलाका, यहाँ पर जाकर मरने पर नर्क की ही प्राप्ति होती है, सदगति नहीं मिल सकती, और वाराणसी में मरोगे तो एकदम सीधा स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा। तो कबीरदास जो थे वो पाखंड और इस तरह की जो फिजूल की बातें हैं उनका विरोध करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं मर के दिखाऊंगा उधर ही, तो वो मरने के लिए उधर ही चले जाते हैं। मतलब अपनी जब अंतिम बेला आ जाती है, उन्हें महसूस हो जाता है कि अब बहुत दिन चलेंगे नहीं, तो उस समय वो मगहर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये चीज़ है, इसीलिए इनको, मतलब ये जो क्षेत्र है इसको संत कबीर नगर के नाम से जाना गया। अभी देखिए आगे, सैफई महोत्सव, ये जनवरी में लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और सैफई इटावा में इसका आयोजन होता है। इसके अलावा आप देखें सरधना महोत्सव, सरधना मेरठ अभी आपने देख ही लिया है, तो यहाँ स्थान के नाम से भी गेस कर सकते हैं। गोरखपुर महोत्सव ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गोरखपुर में आयोजित होता है। और इसके अलावा शॉपिंग फेस्टिवल ये नोएडा में है, खरीदारी उत्सव इसको कहा जाता है। झांसी महोत्सव ये आपका आयुर्वेद महोत्सव कहा जाता है, मतलब आयुर्वेदिक औषधियों से जुड़ा हुआ, और ये फरवरी में लगता है झांसी में। बुद्ध, मतलब फरवरी में आयोजित किया जाता है, मेले लगते हैं और महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। बुद्ध महोत्सव ये सारनाथ का है, मतलब वाराणसी का है। कन्नौज महोत्सव कन्नौज का है। त्रिवेणी महोत्सव यहाँ नाम से स्पष्ट है, आपको जगह का नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। वोल्ट क्लब पे लगता है ये, बोट क्लब पे लगता है ये। प्रयाग उत्सव जो आप देख रहे हैं ये भी प्रयागराज क्षेत्र का है। गंगा वाटर रैली प्रयागराज वाराणसी, मतलब गंगा का क्षेत्र। और काम्पिल्य उत्सव ये जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। नेक्स्ट, लठमार होली का जो रंगोत्सव है या महोत्सव है, ये बरसाना, नंदगांव और मथुरा में होता है। महिलाएं जो हैं वो लाठी लेकर पुरुषों को पीटती हैं, और पुरुष जो हैं वो ढाल बनाकर ऐसे रोकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लाठी से कुटाई होती है, मतलब लाठी की बौछार, जैसे रंगों की बौछार की जाती है वैसे यहाँ लाठी की बौछार होती है। हुरंगा होलिका उत्सव जो है ये दाऊजी, मथुरा वाले क्षेत्र का है। इसके बाद फालेन होलिका उत्सव, ये प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना, ये बड़ा ही मतलब दिलचस्प होता है देखने में। ठीक, आग जलाकर उसमें अग्नि प्रवेश करके उससे जिंदा वापस निकलना थोड़ा सा चमत्कारी भी देखने में लगता है। हालांकि अब ये परंपराएं जो है ये मतलब सिमट गई हैं, छोटे दायरे में आ गई। तो ये हमने देखा। इसके अलावा सुलहकुल का जो महोत्सव है, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से इसको जाना जाता है। राम बारात उत्सव भी, ये दोनों ही आगरा में लगते हैं। राम बारात उत्सव जो है ये आगरा का है। राम बारात उत्सव से आप ये कभी भी अंदाजा मत लगाइएगा कि ये जो अयोध्या क्षेत्र है वहाँ का है। ताज महोत्सव आगरा का है। भारतीय कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पे होता है, मुगल संस्कृति को दिखाया जाता है। और अमीर खुसरो महोत्सव ये पटियाली, कासगंज का है। इसके बाद आगे चलते हैं, यमुना महोत्सव को आप देख रहे हैं। और चिता भस्मी होलिका, तो मणिकर्णिका पे चिता की भस्म जो होती है उससे होलिका मतलब होली खेली जाती है। जो अघोरी लोग होते हैं, तांत्रिक समुदाय और जो शमशान साधक होते हैं, वो ये काम करते हैं। इसके बाद यमुना महोत्सव को आप देखिए, तो यमुना महोत्सव जो है ये चैत्र महीने की जो छठवीं तिथि होती है, मतलब छठ होती है, उस दिन लगता है विश्राम घाट, मथुरा वाले क्षेत्र में। और वाराणसी महोत्सव ये आपका जो पूरा वाराणसी क्षेत्र है वहाँ के लिए फेमस है। और इसमें आप देखिए कि ज्ञान और संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल होता है। भारतीय दर्शन का इसमें चर्चा होती है, तरह तरह की गोष्ठियाँ होती हैं। देव दीपावली ये भी वाराणसी की है। त्रिपुर राक्षस का वध का उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा पूरी देव दीपावली में, यानी कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है उसको देव दीपावली कहा जाता है। तो आकाश द्वीप प्रज्वलित करके आसमान में छोड़े जाते हैं। जैसे आपने अंग्रेजी फिल्मों में फ्लाइंग लैंटर्न देखी है ना, तो उसी टाइप के आकाश दीप होते हैं। ये भारतीय परंपरा है। इसके बाद आगे चलते हैं, सोन महोत्सव को आप देखिएगा तो ये सोनभद्र का है। और अखिल भारतीय व्यास समारोह ये वाराणसी का है। संस्कृत संस्थानम के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा उत्सव ये वाराणसी प्रयागराज दोनों का है। और कजरी जो है ये मिर्जापुर की कजरी जो है वो वैसे भी बहुत फेमस। इसके बाद आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में अब खनिज संसाधनों की स्थिति को देख लेते हैं। अभी तक जो टेबुलर फॉर्म में हम जानकारियों को देख रहे थे वो लिस्टिंग थी। अब यहाँ से कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जाननी चाहिए। फिर यहाँ टेबल आ जाएगी, तो ये चलता रहेगा, थोड़ी थ्योरी थोड़ी टेबल। अब उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में सबसे पहले भूतत्व खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। और 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जो खनिज आधारित उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। तो ये अलग अलग समय है, डेट है, उसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि तारीखें पूछी जाती हैं। खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के हिसाब से उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश सरकार को अधिकार दिए गए ताकि वो खनिजों का मैनेजमेंट, प्रबंधन कर सके। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज यानी परिहार नियमावली जो है ये 1963 की बनाई हुई है और उसी नियमावली के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति है वो दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी, जिसमें कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था।
और इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था, जो कि निम्नलिखित है। इसमें इलाहाबाद है, झांसी है, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं, एक तरफ खनिज दिया है, दूसरी तरफ उसका जो प्राप्ति का स्थान है वो दिया हुआ है। तो कोयला जो है ये सिंगरौली से प्राप्त होता है, अपने प्रदेश की बात हो रही है। जिप्सम जो है ये झांसी और हमीरपुर दोनों क्षेत्रों से प्राप्त होता है। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये चित्रकूट से मिलता है। सैंडस्टोन के लिए मिर्जापुर, डोलोमाइट बारी सोनभद्र वाले क्षेत्र से। डायस्पोरा ये आपका प्राप्त होता है झांसी, महोबा और ललितपुर से। पोटास लवण ये प्राप्त होते हैं प्रयागराज, चंदौली, बांदा और झांसी से। इसके अतिरिक्त आप देखिए ग्रेनाइट स्टोन तो बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, झांसी यहाँ से मिलता है। एंडेलुसाइट ये सोनभद्र और मिर्जापुर से, जबकि लौह अयस्क ललितपुर से। पायरोफिलाइट जो है ये झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर से, जबकि कैल्साइट ये मिर्जापुर से प्राप्त होता है। चाइना क्ले का जो क्षेत्र है वो सोनभद्र है। फेलस्पार झांसी से प्राप्त होता है। सेलखड़ी का अगर हम प्राप्ति स्थान देखें तो उसमें हमीरपुर और झांसी दोनों आते हैं। पायराइट्स का सोनभद्र होता है, ठीक, मतलब पायराइट्स जो है वो सोनभद्र से प्राप्त होता है। रॉक फास्फेट ये ललितपुर से मिलता है। और फायर क्ले ये बांसी, मकरी, खो जो मिर्जापुर वाला क्षेत्र है वहाँ से मिलती है। उसके अलावा सोनभद्र से भी प्राप्त होती है। गेरू आपका बांदा से प्राप्त होता है। गेरू एक गेरुआ पदार्थ होता है, मतलब उसी के नाम पे गेरुआ रंग बनाया गया, जोगिया कलर होता है। और ये जो रंग है ना, ये अक्सर मिट्टी के बर्तनों को रंगने में और औषधि के तौर पे या कीटनाशक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप देखें हीरा, तो हीरा अपने प्रदेश में बांदा और मिर्जापुर यहाँ से प्राप्त हो सकता है, कुछ जगह पे सर्वे किया गया। और यूरेनियम का जो एकमात्र स्रोत है वो ललितपुर है आपका। तांबा भी ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है वहाँ से मिलता है। संगमरमर के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र है। चूना पत्थर के लिए गुरुमा, कनाज, बापुहारी ये मिर्जापुर वाला इलाका है। और साथ में कजराहट जो सोनभद्र का क्षेत्र है वहाँ से ये प्राप्त होता है। एस्बेस्टस की प्राप्ति झांसी का जो बड़ा गांव इलाका है वहाँ से होती है और मिर्जापुर से भी होती है। नेक्स्ट, सोना प्राप्त होता है शारदा और रामगंगा की रेत में। और परसोई क्षेत्र चकोरिया, चरका ये जो सोनभद्र का है वहाँ से, जबकि बेरवार जो ललितपुर का है वहाँ से भी प्राप्ति की संभावनाएं हैं। कांच बालू का जो मेन एरिया है उसमें शंकरगढ़ है, इसके अलावा लोहरगढ़ है प्रयागराज का, और बरगढ़ है, अलीगढ़ है, चित्रकूट है। बरगढ़ ये बांदा का क्षेत्र है, तो यहाँ से प्राप्ति हो सकती है। मतलब कुछ स्थान अभी सर्वे किए हुए हैं और कुछ स्थानों से मतलब परीक्षण के तौर पे प्राप्त किया गया। इसके बाद आप देखिए बेराइट्स, तो बेराइट्स का जो प्राप्ति स्थान है या इनका जो स्थल है वो मिर्जापुर और सोनभद्र है। गेरू बांदा से और ग्रेफाइट हमीरपुर से। तो ये तो हमने खनिजों को देखा कि कौन से जिले से कौन सा प्राप्त होता है। अभी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों को एक बार फिर से देख लेते हैं और इसमें समूह के तौर पे जिलों को देखेंगे। तो कोयला सोनभद्र, बीना, ककरी, खादिया और कृष्णशिला क्षेत्र से। और लाइमस्टोन ये सोनभद्र में बिल, मरकुंडी, इसके अलावा कजराहट, भलुआ, गुरमा इन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। उपखनिज सिलिका सैंड की अगर बात करें तो बारा और शंकरगढ़ जो है इलाहाबाद का, मतलब प्रयागराज का, वहाँ से। और चित्रकूट, बरगढ़ वाला जो इलाका है वहाँ से। डायस्पोर पायरोफिलाइट ये झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा से। ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन ललितपुर से, जबकि ग्रेनाइट खंडा गिट्टी जो है वो भी हमीरपुर से तो प्राप्त होती ही है, ललितपुर से प्राप्त होती है, महोबा, झांसी इन 4 जगहों से मिलती है। डोलोस्टोन खंडा गिट्टी जो है ये सोनभद्र से। और सैंडस्टोन ब्लॉक और खंडा गिट्टी जो है, ठीक, ये सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा से। बालू, बजरी और बोल्डर जो मिश्रित अवशेष है बाद में उनको अलग किया जाता है, वो सहारनपुर और बिजनौर दोनों से प्राप्त होते हैं। मोरम बालू जो है ये जालौन, हमीरपुर, इसके अलावा फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र यहाँ से प्राप्त होता है। और साधारण बालू जो है वो प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में प्राप्त होता है। मतलब जिन जनपदों में नहीं प्राप्त होता है उनके नाम दिए हुए हैं, और उसके अलावा जितने जिले हैं उन सभी जगहों से मिलता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए कि प्रदेश के मुख्य संग्रहालय यानी उत्तर प्रदेश के मुख्य संग्रहालय नाम और स्थापना वर्ष के साथ दिए हुए। टेबल 2 हिस्सों में बटी हुई है। मतलब वैसे देखा जाए तो 4 पार्ट है, लेकिन 2 हिस्सों का मतलब ये है कि इतनी जानकारी अलग है, इतनी अलग है। तो पहले इधर वाला देख लेते हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। राजकीय संग्रहालय मथुरा वाला ये 1874 का है, काफ़ी पुराना है। राजकीय संग्रहालय झांसी ये 1978 का है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर वाला 1988 का है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय आर्ट गैलरी अयोध्या 1988 की है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, क्षेत्र भी याद रखिएगा, 1989, ठीक है, 1989। इसके बाद आप देखिए राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ 1997, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर और राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा सिद्धार्थनगर। तो ये जो कुशीनगर वाला है 1995 का है और पिपरहवा वाला जो है वो सन 2000 का है। अब इस साइड वाली यानी दाहिनी तरफ वाली जो टेबल है उसको देख लेते हैं। तो राज्य संग्रहालय लखनऊ ये 1863 का है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2003 का है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय रामपुर 2004 का है। और लोक कला संग्रहालय लखनऊ का 1989 का है। कालिका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी कत्थक संग्रहालय ये आपका 2016 में स्थापित हुआ था, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में 2018 में स्थापित हुआ था। बाल संग्रहालय कन्नौज का ये निर्माणाधीन है, ठीक है, कन्नौज में है, वो तो जगह देख के मालूम हो जा रहा है। और फर्रुखाबाद का जो पुरातत्व संग्रहालय है, ये राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है, ये निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये सब दिए हुए हैं। इनको दर्जा कब प्राप्त हुआ, अधिसूचना वगैरह, और स्थान का नाम भी दिया हुआ है। तो टेबल आप ध्यान से देखें। प्रयागराज विश्वविद्यालय मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका प्रयागराज विश्वविद्यालय अब नाम हो गया है क्योंकि जगह का नाम ही चेंज हो गया, मतलब इलाहाबाद को उसका पुराना नाम वापस मिल गया। तो प्रयागराज ये स्थित है, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पुराना है इसमें। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ का है। और इसके अलावा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये अमेठी का है। लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014। अब कृषि विश्वविद्यालयों को देख लेते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर का है, 1974 इसका समय है स्थापना का। और नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या का है, 1974। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल कर दिया है, मतलब नाम परिवर्तित होते रहते हैं, तो अपडेट जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मेरठ में 2004 में स्टैब्लिश किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा सैम हिंगबॉटन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज ये प्रयागराज में है, सन 2000 इसका यहाँ पे मान्यता का समय है। और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे दर्जा प्राप्त हुआ है, मतलब मानद विश्वविद्यालय। और बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2010, बांदा बताने की आवश्यकता नहीं है, जगह का नाम आप उसी में देख रहे हैं। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति और अधिसूचना के वर्षों को देख लेते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ये 1921 की है, लखनऊ क्षेत्र है इसका। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय 1987 का है, जौनपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ये 1965 का है, कानपुर इसका क्षेत्र है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यहाँ आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर में 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या ये 1975 का है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है, तो इसलिए आप यहाँ याद रखिएगा। इसके बाद आप देखिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये झांसी का है। चौधरी चरण सिंह ये मेरठ का है, 1965। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये वाराणसी का है, 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। महात्मा ज्योतिबा यहाँ आप देखिए महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है, तो ये आपकी 1975 की है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये 1974 का है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2005 का है, ठीक। और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ये भी लखनऊ में है, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय ये 2010 इसकी भी लोकेशन लखनऊ है। साथ में शकुंतला मिश्रा विकलांग उद्धार विश्वविद्यालय जो है ये 2008 का इस्टेब्लिश है, और इसकी भी जो लोकेशन है वो लखनऊ है। प्रयाग राज्य विश्वविद्यालय ये आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो है ये प्रयागराज में है, 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पर जो एक और विश्वविद्यालय है ये प्रयागराज का ही है, इसको रज्जू भैया विश्वविद्यालय कहा जाता था, तो नाम थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की गरिमा के हिसाब से नहीं था, तो इसका नाम ठीक रख दिया गया यहाँ पे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, मतलब रज्जू भैया का पूरा नाम यहाँ पे सरकार ने कर दिया है, तो ये ठीक काम किया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये प्रयागराज की है, 2004। और डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था 1999 में, लेकिन मान्यता मिलती है ओपन यूनिवर्सिटी की इसको 2004 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ये सन 2001 का है। यूपी सरकार ने जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया, तो इसलिए अब जो नया नाम है उससे हम जानते हैं, लेकिन प्रयागराज UGC की जो वेबसाइट है उस पर है, और जब अद्यतन किया गया वेबसाइट को तो उस पर प्रयाग मतलब इलाहाबाद का जो नाम है उसको प्रयागराज शो किया जाने लगा। तो यहाँ जो अद्यतन आंकड़े हैं उसी के हिसाब से लिया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहने का मतलब ये कुछ जगहों के नाम बदले गए, और कुछ नहीं बल्कि बहुत सी जगहों के नाम बदले गए, तो उस हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज़ या इस तरह के संस्थान हैं उनके नामों में भी परिवर्तन आया। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए और भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है, 2001 की का जो समय है उस समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा सन 2002 की बात है, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट और मान्यता दोनों की बात हो रही है। लखनऊ में 1949 में स्थापित किया गया था किंग जॉर्ज डेंटल साइंस यूनिवर्सिटी, और ये जो प्रादेशिक यूनिवर्सिटी है ये लखनऊ की है 1949।
इसके बाद आप देखें यहाँ पे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है जो कि लखनऊ का है 1911, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर का है 2013, और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर 2015। इसके बाद उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये सैफई जो इटावा वाला क्षेत्र है वहाँ पे 2016 में, हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 2016, और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय 2016 बलिया। अब इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको देख लेते हैं। तो डीम्ड में अगर देखा जाए तो नेहरू ग्राम भारती ये प्रयागराज में है, ठीक, 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। शोभित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान ये मेरठ में है, 2006 में स्थापित हुआ था। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये नोएडा में है, 2004 की इस्टेब्लिशमेंट है। संतोष विश्वविद्यालय ये गाजियाबाद में है, और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ आप देख रहे हैं, इसकी जो लोकेशन है वो इज्जत नगर में है, माने बरेली में, 1983। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा का है, 1981 में स्थापित हुआ था। उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान, ठीक है, ये जो केंद्रीय संस्थान है इसकी लोकेशन है वाराणसी 1988, और भातखंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ का है सन 2000। अब इसके बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, निजी क्षेत्र की हैं, उनका स्थापना और स्थान दिया है। बेनेट यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा की है सन 2016। इसके अलावा आप देखें कि बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सन 2016 का है, और इसका जो समय है वो यहाँ आप देख रहे हैं। एरा यूनिवर्सिटी ये लखनऊ की है, एक एक करके आप नाम देख रहे हैं, लखनऊ सन 2016। इसके बाद IIMT ये विश्वविद्यालय जो है ये आप देखिए 2016 का मेरठ में स्थापित है। इसके बाद JS विश्वविद्यालय यानी जगदीश सिंह विश्वविद्यालय शिकोहाबाद फिरोजाबाद 2015। महर्षि सूचना विश्वविद्यालय, ये जो महर्षि सूचना विश्वविद्यालय है ये 2013 में लखनऊ में स्टैब्लिश हुआ था। संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा का है 2016। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी, और 2012 इसका समय है। ग्लोकल यूनिवर्सिटी असल में ये वाला जो है ये सहारनपुर सन 2012 का है। इसके बाद JP विश्वविद्यालय है, इसका जो समय है वो 2014 है, बुलंदशहर। रामा विश्वविद्यालय ये कानपुर सन 2014 का है, और शोभित यूनिवर्सिटी ये सहारनपुर में सन 2012 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट, जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, और ये जो है ये चित्रकूट की है, सन 2001 में विकलांगों का विश्वविद्यालय है, तो यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद गलगोटिया विश्वविद्यालय, तो गलगोटिया विश्वविद्यालय ये ग्रेटर नोएडा में है, और 2011 में स्टैब्लिश हुआ था। शिवनादर यूनिवर्सिटी 2011 में ग्रेटर नोएडा में। MET की जो स्थापना है नोएडा में हुई थी 2005 में। GLA जो है ये मथुरा में 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। इन्वर्टिस जो है ये बरेली में 2010 में। मोनार्ड 2010 हापुड़, और मंगलायतन अलीगढ़ में है, 2006 में स्थापित हुआ था। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर सन 2006। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ये आप देख रहे हैं मुरादाबाद सन 2008, ये आपने देखा। शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा सन 2009। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ। इसके बाद नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सन 2010। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसका जो यहाँ समय है वो 2010 का है, लखनऊ। इसके बाद IFTM विश्वविद्यालय ये आप देख रहे हैं मुरादाबाद सन 2010। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ की है, 2004 की है। और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ये गजरौला मतलब अमरोहा वाले क्षेत्र का है, 2010 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब इसके बाद कुछ कृषि विश्वविद्यालयों को हम यहाँ देखेंगे जिन्हें कि ICAR के द्वारा मान्यता दी गई है। तो इसमें जिन नामों को हम देख रहे हैं उसमें चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर वाला है, नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गो अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ का है, माफ कीजिएगा मथुरा का है। और बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये बांदा का है। इस फैक्ट को जरूर ध्यान दीजिएगा। ICAR के द्वारा अभी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय है उसको मान्यता नहीं दी गई, मतलब वो ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। अभी ये श्रृंखला जारी रहेगी, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।